आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। तो यहाँ घटना चक्र 2023-24 वाला उसका एडिशन चालू किया जा रहा है। पहला मध्यकालीन इतिहास से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री वो भी डालेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पड़ेगा इस पे। और जल्दी से जल्दी सब वीडियो हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि आपका मतलब पेपर एकदम सर पे है। ठीक, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर ओ या रो, APS हो, UPPCS आर ओ या रो, तो सब चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, जो भी चीज़ें इसमें पढ़ाई जा रही हैं 1-2 बार वीडियो देखिए, आप नोट्स बनाइए, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि फुल डिटेल में पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं है बिल्कुल भी। फुल डिटेल में ज्ञानी बनना तो भैया पढ़िए, और नहीं इतना कर लेंगे काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है वो शुरू किया जा रहा है। और जैसा कि आपका APS है, UPPCS आर ओ SC आर ओ या फिर छोटे एग्जाम भी है ना, तो जब आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ के जाएंगे तो कॉन्फिडेंस का लेवल जो होगा 100% के ऊपर रहेगा आपका। और जब 100% के ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, तो आप एग्ज़ाम निकाल के आएंगे, ये निश्चित है। तो रफ़ कॉपी या फेयर कॉपी और पेन ले लीजिए आप, जैसा भी आपका बजट अलाउ करता है। ठीक, चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए, समझिए। यहाँ पर जो भी घटना चक्र है ना, वो मध्यकालीन इतिहास हो, एंशियंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब पढ़ाया जाएगा, पॉलिटी, इकोनॉमी सब। लेकिन अब डिटेल वीडियो नहीं बना सकता इतनी जल्दी में सब चीज़ों का, क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास भी, और आपको जो है सिलेक्शन लेना है, ज्ञानी नहीं बनना है। तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वो सुनते जाइए, लिखते जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा, ये मेरा दावा है। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, मध्यकालीन इतिहास के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मक्का क्या है? मक्का सऊदी अरब में स्थित है, ये आप लोगों को पता ही है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, ये भी पता है आपको। मतलब 570 ईस्वी में, ठीक, इस्लाम धर्म का उदय हुआ और हजरत मोहम्मद साहब का यहाँ हो जाता है जन्म। इसी कारण ये स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल भी है। कौन? मक्का मदीना क्या है? जो मुस्लिम अनुयायी होते हैं उनके लिए पवित्र स्थल है, जाते हैं सब लोग हज की यात्रा पे तो मक्का ही जाते हैं। तो 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, ये नोट्स हैं, ये आप हेडलाइन में डाल लीजिए कि 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हुई है 632 ईस्वी में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित भारत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक, सिंपल सी बात है, पता ही आपको। ऋग्वेद में उल्लिखित है, भारत कबीला था एक, और भारत कबीले के नाम पर ही इस देश का नाम पड़ गया भारत। और परंपरानुगत जो दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये भी कुछ लोगों का कहना है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था, यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। तो इंडिया शब्द किसका दिया हुआ है? बताओ बताओ, अगर क्वेश्चन आ गया भैया इंडिया शब्द किसका दिया गया है, तो यूनानियों का दिया गया है। ठीक, समझो चीज़ों को। ईरानियों ने कहा है आपके भारत को, जो है हिंदुस्तान कहा है। ईरानी कौन थे आपके? जो पहला आक्रमण हुआ ईरानियों ने ही किया था। नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, सबसे पहला कौन सा ईरानी था जिसने भारत पर आक्रमण किया? यूनानी था सिकंदर। सिकंदर ने दूसरा आक्रमण किया। तीसरा फिर आप अरब ले लीजिए, चौथा तुर्क। तो यूनानियों ने इंडिया कहा था। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा, मतलब जो हिंदू शब्द या हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है वो अरबों के द्वारा ही किया गया था। भारत पर सबसे पहला जो सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ है वो 712 ईस्वी में हुआ। अब पूरी कहानी तो इसमें क्या ही बताएं। देखो, राजा दाहिर थे, राजा दाहिर का क्षेत्र था सिंध। ठीक, तो पूरी कहानी के लिए डिटेल वीडियो देख लीजिए, उसमें पड़ा हुआ है हिस्ट्री का वीडियो। लेकिन भारत पर पहला सफल, अब पूरी कहानी बताऊंगा ना तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। जो आपको घटना चक्र करा रहा हूँ आप कंप्लीट मारिए बस। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण जो हुआ है वो 712 ईस्वी में हुआ है। ठीक, और किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, जो वहाँ के अल हज्जाज थे ईरान के, उन्होंने भेजा था कि जाओ आक्रमण करो राजा दाहिर के ऊपर। श्रीलंका से हमारे यहाँ 7 जहाज सोना चांदी श्रीलंका के राजा ने भेजा था, उन्हीं के क्षेत्र में लूट लिया गया है।
तो इसी कारण से उसने अपने भतीजे और दामाद जो था मोहम्मद बिन कासिम, इसको कहा कि जाओ और उनको मारो पीटो, उनसे हमारा सोना लेकर आओ। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हमला हुआ। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया था, परंतु वह पराजित होकर गया, मारा पीटा गया, मतलब राजा दाहिर ने बहुत पीटा, तो इसलिए वो सफल आक्रमण नहीं था। ठीक। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। अल हज्जाज मैंने बताया ही, अल हज्जाज थे, उन्होंने ही मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो अरब के सेनाएं थी उनको भेजा था कि जाओ, मतलब सिंध पर आक्रमण करो, राजा दाहिर को पीटो, जो करना करो, बस हमारा सोना लेकर आओ। तो भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। भारी संघर्ष हुआ। मोक्षवासो और बुद्धगुप्त नाम के दो इनके गुप्तचर हुआ करते थे राजा दाहिर के, उनको मिला लिया था इन्होंने अपने पलड़े में। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो उन्होंने जानकारी दी, राती में हमला कर दिया राजा दाहिर के ऊपर और बहुत बुरी तरह से उनको जो है पराजित किया गया। उनके बेटे थे जय सिंह, उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। उनकी पत्नी थी, उन्होंने सबसे पहले जोहर किया। ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, टेंशन कह लेते हैं आप। तो उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था, ये तो बात आपको पता है, सिंध पर दाहिर का शासन था। उसी के में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया है? मोहम्मद बिन कासिम ने। इतना समझ के रखिए। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। जो फारसी ग्रंथ है क्या? चचनामा, जिसको लिखा है आपके अली कुफी साहब ने। अली कुफी साहब ने इसे लिखा है फारसी में, और जो है अली अहमद ने इसका जो ट्रांसलेशन किया है। तो चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन आ जाए कि भैया अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बस चचनामा लगा देना, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? देखो, गजनी वंश का जो संस्थापक, अब आ गए हम कहाँ, देखो आपका मोहम्मद बिन कासिम वाला चैप्टर क्लोज। अब हम आ गए हैं गजनी वंश पर। मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ रहे हैं, तो गजनी वंश का संस्थापक था अलप्तगीन। ठीक, अलप्तगीन। उसका बेटा था सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। ठीक, वो अरब पढ़ा आपने, ये तुर्क आ गए। तो गजनी वंश का अन्य नाम था यामनी वंश। यामनी वंश पूछा जाता है कि किस वंश का शासक था महमूद गजनवी, तो आप यामिनी वंश लगाएंगे। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, जो अलप्तगीन था। और 998 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। ओके, समझिए बात को। महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ठीक, ये बात कई बार क्वेश्चन में आया है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो भैया 17 बार किया है। भीमदेव प्रथम 1022 से 63 के शासनकाल में महमूद गजनवी ने, इनका शासनकाल था भीमदेव प्रथम का। ये गुजरात के शासक थे जहाँ सोमनाथ मंदिर था। तो 1022 से 63 तक इनका शासन था। तो महमूद गजनवी ने इनके शासनकाल में 1025-26 में एक भयंकर वाला युद्ध किया, इनके ऊपर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। ठीक, सबसे पहले तो 1000 ईस्वी में इन्होंने किया था राजा जयपाल के ऊपर, और राजा जयपाल ने, इनके पिताजी थे सुबुक्तगीन महमूद गजनवी के, तो उनको पराजित कर दिया था, मार दिया था। तो जयपाल को ये छोड़ देते हैं पराजित करके, तो राजा जयपाल आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसीलिए उन्हें, राजा जयपाल को, ईश्वर का शत्रु भी कहा जाता है। तो ये सब डिटेल में आप देखिएगा। ठीक, महमूद गजनवियों का चंदेलों पर आक्रमण भी हुआ था। ठीक, विद्याधर राजा थे, मतलब विवश कर दिया महमूद गजनवी को कि तुम जो है संधि करो। ठीक, यह एक ऐसा अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, विद्याधर ने। ठीक, ये चंदेल वंश का शासक था विद्याधर। ये क्वेश्चन बनेगा, बन सकता है, तो समझिए बात को। 1019-20 में चंदेलों पर इन्होंने आक्रमण किया। ठीक, कालिंजर के राजा थे। तो विद्याधर ने इन्हें अच्छे से जो है समझाया कि भैया इतना आसान नहीं है हमें हराना, और बाद में इन्हें संधि करनी पड़ी। 15 की 16 किले जो है विद्याधर को संधि के रूप में इन्हें देना पड़ा था। तो यही समझ लीजिए। 999 से 1027 के बीच में, ठीक, 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। मैंने बताया ना, सबसे पहले 1000 ईस्वी में करता है आक्रमण, किसके ऊपर? जयपाल के ऊपर। ठीक, तो समझिए बात को। 17 बार, किंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था।
ठीक, लूटपाट करना था। कोई ये नहीं था इनका मोटिव कि हम जाएंगे और वहाँ पर जो है स्थायी शासन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ लूटना पाटना और जाके टाफ़ी कम्फर्ट खरीदना है हमें अरब में, तो यहाँ से पैसे ले जाने भर भर के, सोना चांदी ले जाना है, घर बनवाना है अपना, बीवी बच्चों को पालना है। तो इस सिस्टम से आते थे, लूटते थे और चले जाते थे, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था, आप सभी लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बात हो गई महमूद गजनबी की। तो ये क्वेश्चन आता है कि मतलब जो महमूद गजनबी था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का। तो भैया लूटपाट करना था बस। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना, इसीलिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को वहाँ गद्दी पर बैठाया, लेकिन इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। तो आप लोग बोरिंग मत समझिए इसको, जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत ही सही पढ़ाया जा रहा है। आपके क्वेश्चन यहीं से बनने हैं, चाहे आर ओ हो चाहे APS हो। सही से पढ़ोगे, पूरा पढ़ोगे तो अच्छे से क्वेश्चन के आंसर देकर आओगे, और नहीं तो बस खटाखट करके बस भाग जाओ। अभी क्वेश्चन आंसर भी होंगे, इसमें टेंशन ना लो। तो बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी को यामिन उद दौला आमिन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। किसे? देखो, बगदाद खलीफा लोग क्या करते थे, खलीफा लोग जैसे आज के डेट में राष्ट्रपति क्या करते हैं, सबको सम्मान देते हैं, भारत रत्न, तुम भारत रत्न मिल गया, तुम पद्मश्री से विभूषित हो गए, तुम्हें पद्म विभूषण दिया जाएगा। तो वही काम करते थे खलीफा, उस समय के राष्ट्रपति हैं, इतना आप समझ लो। तो अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनबी को यामिन उद दौला, इनका नाम याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट महमूद गजनबी को कौन सी उपाधि मिली थी। यामिन उद दौला की और अमीन उल मिल्लाह की उपाधि मिली थी। महमूद गजनबी शिक्षित था, सुंदर था, सुंदर नहीं था, इसमें सुंदर नहीं लिखा, तुम काहे बताएं। शिक्षित एवं सुसभ्य था, बहुत सभ्य था, इतना ही सभ्य था तो बार बार आक्रमण काहे करता था। चलो अच्छा लिखा है, पढ़ लो। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था, ये बात सही है, वो विद्वानों और, क्योंकि उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, अलबर्नी थे, उतबी थे, ठीक, फिरदौसी थे। फिरदौसी तो उसकी लड़ाई हो जाती है, फिरदौसी उनके बारे में बहुत ऊटपटांग लिखता है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे ऊपर इतने लाइन की कविता लिखो, लिखता है, और उसके बाद में कहते हैं एक शब्द का हम इतना देंगे, फिर उसे कुछ नहीं देते हैं, तो बाद में बहुत बेइज्जती करता है उस किताब में। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार था उतबी, जो दरबारी इतिहासकार, अभी आ जाए क्वेश्चन कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, लगा क्या ना अलबर्नी, बस हो जाएगा कल्याण, ठीक। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामनी तारीख़ यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके अतिरिक्त देखो, किताब उल यामनी तारीख़ यामनी की रचना उतबी ने की है, ठीक। और जो आपके अलबर्नी थे उनके बारे में बताएंगे उन्होंने किसकी रचना की, ठीक। तो इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे अलबर्नी, मतलब ये बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट थे अलबर्नी, तारीख़ सुबुक्तीन, लेकिन दरबारी इतिहासकार उतबी था। और लेखक इसके वेहाकी भी थे, वेहाकी ने भी रचनाएं की हैं, इसी बात नहीं है, जिसने इतिहासकार लेनपुल से पूर्वी पेप्स की उपाधि, अब वेहाकी को क्या कहा जाता है, पूर्वी पेप्स, ठीक, जिसे इतिहासकार लेनपुल, एक इतिहासकार थे लेनपुल ने इन्हें पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। तो वेहाकी को पूर्वी पेप्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन इस पे बन भी सकता है, तो हम चीज़ों को अंदर तक एनालाइज करेंगे। देखो, पूर्वी पेप्स आया हुआ है, ऐसी बात नहीं, PCS में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए हम बता रहे हैं। और फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी और उनसुरी विद्वान असजदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन लेखक जो बेहाकी थे उन्हें लेनपोल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। अलबर्नी तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक है वेहाकी, ये भी याद रखना। अब हम क्या बताएं, देखो, तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक है वेहाकी। सुबुक्तगीन कौन थे पता है? महमूद गजनबी के पिताजी थे, उनके पिताजी, उनके बड़े भैया थे अलबर्नी, अरे वो क्या कहते हैं, अलप्तगीन, जिन्होंने जो है गजनी वंश की स्थापना की थी, यामनी वंश, गजनी वंश, समझो बात को। और ये जो है सुबुक्तगीन जो है महमूद गजनबी के पिताजी हैं, समझो बात को। तो फिलहाल वेहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि मिली, तारीख़ सुबुक्तगीन लिखा है। किताबुल हिंद और तारीख़ हिंद आपके अलबर्नी ने लिखा है। किताबुल यामनी और तारीख़ यामनी जो लिखा है वो आपके उतबी ने लिखा है, ठीक।
तो ये चीज़ें याद रखो। आगे देखते हैं। शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। फिरदौसी क्या था भैया? शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। यह महमूद गजनबी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था, बहुत विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। अभी पूर्वी पेप्स की बात हुई है, तो पूर्वी पेप्स जो होगा वो आपका कौन होगा? पूर्वी पेप्स। पूर्वी पेप्स आपके कौन से हैं भैया बताइए? पूर्वी पेप्स आपके उतबी हो जाएंगे, ठीक। और शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो हैं वो पूर्व के हेमर। पूर्वी पेप्स उतबी और शाहनामा के लेखक जो हैं वो आपके तारीख़ सुबुक्तगीन लिखा है उतबी ने, याद रखिएगा। अरे उतबी कह रहे हैं, वेहाकी, सॉरी वेहाकी। उतबी तो मतलब किताबुल यामनी तारीख़ यामनी का। तो पूर्वी पेप्स वेहाकी भैया, गलती इंसान से होती है, ठीक। तो गलती हो गई बोलने में, जल्दबाजी में। तो वेहाकी जो है वो पूर्वी पेप्स है, ये याद रखना आप। और फिरदौसी जो है पूर्व का होमर है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक। फरिश्ता भी एक लोग थे, इन्होंने तारीख़ फरिश्ता और गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी। इसका पूरा नाम था मोहम्मद कासिम हिंदू शाह। इसका किताब था तारीख़ फरिश्ता, बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। तो देख लीजिएगा, वैसे ये भी ठीक ठाक है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अलबर्नी 11वीं सदी में भारत आया था, ये तो मैंने बताया ही है। किताबुल हिंद और तारीख़ हिंद की रचना इसने की है। तो एक बार आपको रिवाइज कर देते हैं। किताबुल हिंद तारीख़ हिंद अलबर्नी ने लिखी है। किताबुल यामनी तारीख़ यामनी उतबी ने लिखी है। तारीख़ सुबुक्तगीन जो लिखी है ना वो आपके वेहाकी ने लिखी, जिससे कि पूर्वी पेप्स कहा जाता है। पूर्व का होमर जो कहा जाता है वो आपके फिरदौसी को कहा जाता है, जो कि शाहनामा के रचनाकार हैं। और ये दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे बताओ? महमूद गजनबी के, ठीक। अच्छे बच्चे हैं आप लोग। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद में तात्कालिक भारत के सामाजिक संस्कृति की स्थिति की जानकारी मिलती है। अब आ जाए क्वेश्चन कि जो आपका सल्तनत काल था उसमें तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी किस किताब से मिलती है? तो बस लगा देना, किताबुल हिंद से मिलती है। और किसने लिखा है? अलबर्नी ने लिखा है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबर्नी। ये भी बढ़िया सिस्टम है, ये भी याद रखना। पुराणों का अध्ययन सबसे पहले किसने किया? अलबर्नी ने किया। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ, ये भी बात बढ़िया, 973 ईस्वी में। यह खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। अलबर्नी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी। मतलब ऑलराउंडर टाइप का व्यक्ति था, ठीक। लियोनार्डो दा विंची उन्हीं की तरह था। मतलब खगोल विज्ञान भी जानता है, भूगोल भी जानता है, तर्कशास्त्र तो जानता है, औषधि विज्ञान, गणित, धर्मशास्त्र, क्या किया जाए, बहुत पढ़ाकूर था कह सकते हैं आप, ठीक। और बहुत उसने जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण का उद्धृत किया। अलबर्नी ने अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की है। अब आ जाए तहकीक हिंद की रचना किसने की भैया? लगा देना, अलबर्नी ने की है, और कौन करेगा, ठीक। चलो ओके। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने? देखो, संस्कृत मुद्रा लेख एक तरफ होती थी, ठीक, और एक तरफ होती थी आपकी अरबी मुद्रा लेख। तो इस तरह के सिक्के महमूद गजनबी ने सबसे पहले जारी किए। महमूद गजनबी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में सिस्टम होता था। सिस्टम क्या होता था पता है? कि एक तरफ संस्कृत भाषा, दूसरी तरफ अरबी भाषा। समझो बात को, एक तरफ संस्कृत भाषा होती थी, एक तरफ अरबी भाषा जो देवनागरी लिपि में होती थी। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अवक्त में कम मोहम्मद अवतार निरूपति महमूद। मतलब गुणगान इसी का था, महमूद गजनबी को कुछ था नहीं संस्कृत में, लिखा तो संस्कृत में था लेकिन गुणगान महमूद गजनबी का था। भाई सिक्का वो जारी करवा रहा है तो गुणगान अपना ही करवाएगा, समझिए बात को। तो ये महमूद गजनबी की बात हो गई। लेकिन महमूद गजनबी के बारे में और चीज़ें हम बता दें कि देखो, बुतसिकन कहा जाता है, सुल्तान की उपाधि इसे दी गई थी सबसे पहले, ठीक। गाजी की उपाधि भी इसे दी गई थी सबसे पहले। तो बुतसिकन मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला, ठीक। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025-26 में।
ये सारी चीज़ें याद रखिए, क्वेश्चन आंसर होगा भैया, टेंशन काहे लेते हो भैया। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीत लिया। अब मोहम्मद गौरी की बात आ गई, ये पूरा डिटेल पढ़ना है, जाओ वीडियो देखो, पढ़ा हुआ है हिस्ट्री का, ठीक। फिलहाल हम बता देते हैं, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बड़े भाई थे गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ठीक। और इनका भी नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, इनका भी नाम था, मोहम्मद गौरी का भी। और गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम इनके बड़े भाई थे। उन्होंने गौर वंश की स्थापना की थी 1163 में, ठीक। मुल्तान सबसे पहले जीतते हैं, जो मोहम्मद गौरी होते हैं 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करते हैं और जीत लेते हैं। और 1178 में आक्रमण करते हैं गुजरात पे, जहाँ भीम द्वितीय बैठे होते हैं गद्दी पे, सोचते हैं वही कि यहाँ चलो हम भी गुजरात जीत लेते हैं, क्योंकि हमारे आए थे तुर्क, वो भी थे महमूद गजनवी, वो तो जीत के गए थे लूट के, तो हम तो पूरा कब्जा करेंगे। लेकिन भीम द्वितीय की जो माँ होती नायका देवी ना, मूवी भी आ रही उस पर, इन्हें दौड़ा दौड़ा के इतना मारते हैं ना, इनकी सुझा देते हैं मोहम्मद गौरी की, दोबारा ये उठ नहीं पाते हैं, दोबारा गुजरात की तरफ देखते ही नहीं। तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किस राजा ने हराया? भीम द्वितीय ने हराया 1178 में, ये भी याद रखना, समझे। तो 1205 तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार करता रहा, ठीक। देखो 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या होता है, मोहम्मद गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहिए। और दूसरा युद्ध होता है 1192 में, तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और जो है वो जीत जाता है। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें आपके राजा जयचंद हार जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। तो ये सिस्टम है। पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ 1178 में, पहली बार हारा भीम द्वितीय से। 1205 ईस्वी तक वो बराबर साम्राज्य विस्तार करता रहा। ओके, चलिए बात करते हैं। देखिए 1178 में नायका देवी ने माउंट आबू पर्वत पर दौड़ा दौड़ा मारा, बहुत मारा भैया, कह तो रहे हैं। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। 1194 में चंदावर के युद्ध में गहड़वाल कन्नौज के राजा जयचंद होते उन्हें पराजित कर दिया जाता है। चंदावर वर्तमान के फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर है। चंदावर है कहाँ, जहाँ पर युद्ध हुआ था वो है कहाँ? वो इस समय फिरोजाबाद जिले में यमुना नदी के तट पर है, ठीक। और बात करते हैं, देखो उन्होंने महमूद गजनबी ने एक तरफ अरबी एक तरफ संस्कृत वाले सिक्के जारी किए थे, लेकिन मोहम्मद गौरी ने एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था अरबी में। ऐसे सिक्के आपके गौरी साहब ने जारी किए थे। अरे साहब निकल गया, हम किसी को रिस्पेक्ट करते नहीं, बस पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और हम में मिल जाते तो हम बहुत थपड़े आते इन्हें, टेंशन मत लीजिए, आप क्या समझते हैं। और ठीक है, गौरी को अब नहीं कहेंगे शायद। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। एकता प्रथा समझाएंगे, एकता प्रथा होती क्या है, उसके लिए जाके वीडियो देखिए, हिस्ट्री वाला पढ़ा हुआ है। अब सब चीज़ यहाँ पूरा डिटेल में बनाएंगे ना तो 1 घंटे की वीडियो हमें नहीं बनानी है। हमें जैसे ये है कि 20 से 25 मिनट, आपको भी बोर ना हो, जल्दी जल्दी आप पढ़ेंगे, समझिए बात को। एकता प्रथा होता है जागीरदार देना, जैसे योगी को बैठा दिया उत्तर प्रदेश में कि तुम यूपी देखो, अब मोदी हर जगह बैठ नहीं सकते हैं। उसके बाद जो है आपके शिवराज सिंह चौहान को एमपी में बैठा दिया, राजस्थान में किसी और को बैठा दिया, तो हाँ एकता दे दिया कि हाँ यहाँ तुम देखो, यहाँ वसूली करो, उससे हमें भी दो, बस सिस्टम यही है। तो एकता प्रथा गौरी ने 1192 में चालू कर दिया एक हिसाब से, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 1192-1206 तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों को संभाला। और गौरी जब 1206 में मर गया बेचारा, तो फिर इसने पूरी तरह से शासन व्यवस्था अपने हाथ में ली, लेकिन लाहौर तक ही रहा। बिहार और उत्तरी बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी नहीं था, लेकिन इनका एक गुलाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उसने 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की और नालंदा विश्वविद्यालय की ऐसी तैसी कर दी। मतलब इतनी किताबें थी हमारी, इतनी धरोहर थी उसमें ना, मतलब लोगों ऋषि मुनियों ने क्या क्या लिखा था, सोचो कितना ज्ञान था। और ये साले कभी पढ़े तो थे नहीं, कभी इन्होंने कुछ, मतलब अब वर्ड निकल गया है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा है
जो कभी पढ़ा लिखा ही नहीं, उसने बस तलवार उठाई, मारा पीटा, यही काम किया। उसे क्या पता किताब क्या चीज़ है, बस आए और जला दिया। इनको बहुत पीटते अगर हम उस समय होते, लेकिन अब क्या करें, हम उस समय थे नहीं। चलो छोड़ो। तो 1193-1202 तक बिहार की विजय की, नालंदा विक्रमशिला को तहस नहस करके राजधानी उदयपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक, उसने 1198 से 1203 तक बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ के शासक थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है बिना युद्ध किए ही भाग निकले। ठीक, और तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट किया, लेकिन राजा लक्ष्मण सेन जो थे वो भागे तो थे, लेकिन उन्होंने फिर से जो है इनके ऊपर आक्रमण किया था। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करते रहे। और इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। ठीक, और इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाई। लखनौती समझते हैं, एक जगह है बंगाल में, वहीं, और वहीं रहने लगा। समझिए बात को। तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय के अनुसार शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया था। तो ये हो गया आपका, मैंने पढ़ा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे, जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, उसी पे हम चलते हैं। यूपी पीसीएस में आया क्वेश्चन है, मैंने कहा था पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। ठीक, कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ है। यही तो पढ़ाया था हमने, क्यों टेंशन लेते हो भैया। देखो, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। इनकी मृत्यु हुई थी 632 में। तो 570 और 632, 62 साल वो जिए थे, याद रखना। ठीक, 570 याद रखोगे, 62 उसमें जोड़ लोगे तो मृत्यु का पता चल जाएगा आपको। बस मक्का कहाँ है, कहाँ है बताओ? मक्का कहाँ है भैया? आप लोग बताइए ना। मक्का आपका है सऊदी अरब में। सिस्टम है, जानते हैं आप लोग, गुजरात से लोग जाते हैं, तो मक्का आपका सऊदी अरब में है। मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ पर जो आपके क्या हजरत मोहम्मद उनका जन्म हुआ था। ठीक, 570 ईस्वी में, मृत्यु उनकी 632। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार जो है, अब बताओ इसमें किसने किया? हिंदू। चीनियों को तो हटा दो, चीनी हमारे यहाँ कहाँ आएंगे, हम गोल गोल पी जाएंगे। रोमवासिक भी हटा दो, रोम वाले भी नहीं। यूनानी सिकंदर आए तो उन्होंने शब्द दिया था इंडिया। भैया क्या दिया था शब्द? इंडिया। अरबों ने दिया है, बस यही एक आईएएस में पूछा गया प्री में। अरे बाप। तो ऋग्वेद में उल्लिखित भारत कबीले के नाम पे था, इसका नाम पड़ा भारत। परंपरानुगत दुष्यंत पुत्र के, ये सब पढ़ लेना वैसे। ठीक, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? चलो बताओ। देखो, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण पूरी तरह से, देखो देवल पे 711 पे उसने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन वो पूरी तरह नहीं, क्योंकि जब तक आप राजा को हराते नहीं है ना, तब तक कोई आक्रमण नहीं माना जाता है। तो आते आते 712 हो जाता है। तो 712 ईस्वी में हुआ था। 712 ईस्वी, इसमें कोई है ही नहीं, बस लगा दो। ठीक, चलो। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? अरे यार, बार बार तुम्हें आंसर ही देखने मिल जाता है। 712 मोहम्मद बिन कासिम था क्या? देखो, मोहम्मद बिन कासिम था अरबी था। महमूद गजनबी तुर्क था, और मोहम्मद गौरी फिर आया, वो भी तुर्क था। तो भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो अरबों ने किया है, जो कि तुर्क था आपका मोहम्मद बिन कासिम, अरब का था, और तुर्क आपका था महमूद गजनबी। दूसरा मुस्लिम आक्रमण जो हुआ है वो महमूद गजनबी का हुआ है, जो कि एक तुर्क था। तो दूसरा मुस्लिम आक्रमण अगर आ जाए और ऑप्शन में देते अरब, तुर्क, यूनानी, ईरानी, तो तुर्क लगाना। और तीसरा भी तुर्क का हुआ है, लेकिन पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो अरब का हुआ है। चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं राजधानी क्या थी? ठीक, 6वीं 7वीं, ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं है, इसे देखना पड़ेगा, ये आप देख लीजिएगा। 6वीं शताब्दी, हाँ शताब्दी, ठीक, शताब्दी में देख लो। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी जो थी वो अरोड़ थी। ठीक, देवल नहीं थी, लेकिन जो है बाद में देवल हो जाती है। 6वीं सिंध देश की राजधानी, सिंध की राजधानी अरोड़ थी। चचनामा सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। ठीक,
चचमुए इसका ये जो है आपके अली कुफी ने लिखा है, ये भी देख लेना। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक? हर बार थोड़े तुम्हें दिखाएंगे, हर बार तुम्हें जो है हम आंसर नहीं दिखाएंगे। चलो बताओ, इनमें से कौन है गजनी राजवंश का संस्थापक? तो भैया गजनी राजवंश का संस्थापक आपका हो जाएगा गजनी महमूद गजनबी अलप्तगीन। अलप्तगीन समझते हो ना, सुबुक्तगीन के बड़े भैया, और महमूद गजनबी के दादा कह सकते हो आप, दादा। हाँ, ताऊ जी। गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन था। गजनी वंश का नाम यामनी वंश भी है। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाई। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का स्थापना किया। ये सब चीज़ें पढ़ लो, क्या दिक्कत है। वैसे वीडियो लंबा हो रहा है भैया, लेकिन आप ही लोगों के लिए है, हमारे लिए थोड़े भी है। चलो ये बताओ कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। हाँ किया, 17 बार। 999 से लेकर 1026 तक इसने क्या किया था? 17 बार आक्रमण किया था। तो भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उसका सिस्टम ये था कि बस लूटो पाटो, खाओ पियो घूमो, यहाँ से पैसा लेके जाएंगे, बहुत सारी जो है कमपट खरीदेंगे हम अपने दुकान से ताऊ जी के, इसीलिए आता था बस। तो क्या है, ए सही है आर गलत है? तो सी लगा दो, इसमें क्या दिक्कत? सी लगाओ, बस आगे बढ़ो, ज़्यादा नहीं सोचना है। यूपी लोअर में आया है तो ये सब क्वेश्चन हैं, समझे। कौन चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ? तो भैया चंदेल शासक देखो, धंग पंग से लड़ाई नहीं हुई थी कभी, तो पूरा इतिहास पढ़ोगे महमूद। जय शक्ति कोई था नहीं, डंग से कोई बातें नहीं हुई। देखो जयपाल से हुई थी, राज्यपाल से, इन्हीं सबसे इनकी लड़ाई हुई थी। तो विद्याधर थे जो कि आपके वो मतलब राजा थे, जिन्होंने कालिंजर के राजा थे, और महमूद गजनवी को मतलब पराजित कर दिया था एक हिसाब से। अब इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि बस नहीं संधि हुई, तो संधि काहे हुई? जब पराजित हुए तभी तो संधि हुई। 16 किले इन्हें जो है देने पड़े थे महमूद गजनबी को, विद्याधर को। तो मारे डर के ही तो देना, सिंपल थी। 1019-20 में चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया। और क्वेश्चन आ सकता है कि चंदेलों से किससे पराजित हुए, चंदेलों से या चोलों से? तो चंदेलों लगा के आना, समझे। चंदेल राजा थे। विद्याधर में नदी बीच जो है किसी नदी किनारे भीषण, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं। इस युद्ध में विद्याधर राजनीतिक सूझबूझ देते युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंतर्वान अपनी सेना को हटा लिया, ठीक। और महमूद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था, समझे। महमूद गजनबी का भारतीय इतिहासकार कौन था? भारतीय इतिहासकार की बात हो रही है। देखो हसन निजामी आएंगे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, ठीक। और फिरदौसी की बातें मत करो, ये कवि थे। इतिहासकार की बात हो रही तो उतबी लगा दो, बस यही सही हो जाएगा। पूछो काहे, जो भारतीय इतिहासकार, दरबारी इतिहासकार जो उतबी थे। भाई फिरदौसी तो कवि थे, तो कवि का मतलब आप समझिए, ठीक। चंद्रबरदाई आपके पृथ्वीराज चौहान के यहाँ थे। हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। तो बच्चे कौन इतिहासकार? उतबी ने क्या लिखा है? तारीख़ यामनी और किताबुल यामनी, यामनी वंश के ऊपर इन्होंने पूरा सिस्टम लिखा है। किताबुल हिंद और तारीख़ हिंद आपके अलबर्नी ने लिखा है, ठीक। तो ये चीज़ें समझो। सुसभ्यता, तारीख़ यामनी, ये सब सुसभ्य इन्होंने लिखा है, हमें तो नहीं लगता सभ्यता फिलहाल। शाहनामा का लेखक, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन। शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार में से संबंधित है? तो शाहनामा का लेखक फरिश्ता फिरदौसी, ये गलत है, फिरदौसी होगा भैया। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है, ये क्वेश्चन है गलत है, इसको का ही दे। किसके फिलहाल महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है। देखो शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी और महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित थे। अब देखिए इसमें आंसर दिया ही नहीं, ये भी बताएंगे कुछ, अभी देखना क्या बताएंगे क्या। चलो बताओ, कुछ नहीं, त्रुटिपूर्ण है, हाँ फिरदौसी है, बस यही सब बताएंगे। शाहनामा का लेखक फिरदौसी, लगा दो टिक, और का ही पढ़ना है, आगे बढ़ो। पुराणों का अध्ययन करने वाला बताया था, अलबर्नी था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, सब पढ़ता लिखता था और ऑलराउंडर था। गणित भी जानता था, खगोल विज्ञान भी जानता था, मतलब लियोनार्डो दा विंची था, ठीक। कह सकते हो आप। किताबुल हिंद, तारीख़ हिंद इसने लिखा था, समझे।
पढ़ लेना सब, थोड़ा बहुत तुम भी मेहनत कर लो, सब हम इस कराओगे। ठीक। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? बताओ। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार था वो अलबर्नी ही था, फिर दोषी और दोषी कोई नहीं आया था, बस इतना समझो। ओके। अब ठीक है, अपने कुछ नहीं। अलबर्नी भारत में आया था, किसके साथ आया था भैया? कौन सी देखो, अब कौन सी शताब्दी में पूछ रहा है तो सिंपल सी बात समझो ना, कौन सी शताब्दी में आया? 11वीं शताब्दी में, क्योंकि जो पीरियड है 1999 से 1026, तो 11वीं शताब्दी ही चलेगा, तो 11वीं शताब्दी में आया। महमूद गजनवी की भारत से आने वाले मुस्लिम विद्वान कौन था? अलबर्नी था। 100 बार एक क्वेश्चन तुम पूछो हम बताएंगे यही, बस क्या ही बताएं। अलबर्नी वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, तो ऐसा सही नहीं है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। हाँ सही है, ये तो सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। चलो भैया देखते हैं इसका आंसर। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक तो था ही नहीं, उसने जो है बहुत तारीफ कर दी है महमूद गजनबी की, तो धर्मनिरपेक्ष नहीं था। उसने जो है धर्मनिरपेक्षता नाम की चीज़ थी नहीं उसके अंदर, हम कह नहीं सकते हैं धर्मनिरपेक्ष था। चलिए बात करते हैं। अब देखिए, संस्कृत मुद्रालय के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी जारी किए। महमूद गजनबी द्वारा जारी इस चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ठीक। और उसमें क्या था कि हाँ बस संस्कृत जो जारी किए थे उसमें बस मोहम्मद गौजरी का जो है वो था, क्या कहते हैं, अरे यहाँ तारीफ ये अवतार हैं, ये हैं, वो हैं, पता नहीं क्या क्या। किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता भैया? बता दो कौन जीता, कौन जीता? मोहम्मद गौरी जीता, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। बस इसमें वही सब बातें। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भैया आप कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने, द्वितीय कहीं लगाना मत। जयचंद तो हार ही गए, तो मार दिए गए। पृथ्वीराज चौहान तो 1191 में हराते हैं। भीम द्वितीय या आपके मूल राज द्वितीय भी कहीं कहीं दे जाएगा, कभी नायका देवी देते तो वो भी लगा देना। ठीक, कुछ न दे। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को 1194 में हराया था, ये मैंने 100 बार बताया। चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें हार गए थे। चलो भैया ठीक। कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? तो देखिए, चंदावर के युद्ध में जो पराजित हुए थे वो जयचंद, जयचंद कहते हैं, जयचंद न बनो। ठीक। 1194 चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी ने किसको हराया? जयचंद को हराया। चलो बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कर दी थी, तो भैया क्या तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो क्या हुए? हार गए। तराइन का दूसरा युद्ध, टिक लगा दो, यूपी पीसीएस प्री में आया भैया। चलो अब इसे हमें करना है, सही से लगाना है, तो कैसे लगाएंगे आप? देखिए, महमूद गजनबी को तो पता है हमें कि महमूद गजनबी कब आया भारत? 999 ईस्वी में आया। ठीक। चंगेज खान जो आता है वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में, नहीं 1300 कुछ में आता है, अभी पूरा याद नहीं, देखेंगे। मोहम्मद गौरी तो महमूद गजनबी के बाद ही आते हैं। कौन आता है? मोहम्मद गौरी बाद में आते हैं, ये आते हैं आपके 1175 से आते हैं, मुल्तान पे आक्रमण करते हैं। तो दो तो हमें पता है, चलो दो से हम ट्राई करते हैं। मतलब महमूद गजनबी के बाद ही आएंगे, दो के बाद ही तीन आएगा, तो दो के बाद तीन इसमें आ रहा है, दो के बाद तीन इसमें आ रहा है, दो के बाद तीन इसमें आ रहा है, तो इसे तो हम हटा ही देंगे। चंगेज खां जो है वो इनके एक मतलब सबसे लास्ट में ही आना चाहिए, 2 3 के बाद ही आएगा एक, चंगेज खान। तो चंगेज खान को हम बाद में रख लेते हैं, तो बी हमारा सही हो जाना चाहिए। देखो सही हो गया। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड, इसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक दो आते हैं आपको ना, तो आप बढ़िया से कर ले जाएंगे। देखो मैंने भी किया, मैं भी भूल रहा था कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ। भैया सर्वज्ञ बस ईश्वर होते हैं, ठीक, उन्हें ही सब आता है। हम लोग क्या है, भुलक्कड़ इंसान हैं, तो भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए 999 से 1000, अब यहाँ कन्फर्म कर लीजिए। 1027 महमूद गजनबी ने किया, ठीक, और 1175 से 1205 तक मोहम्मद गौरी ने किया। उसके बाद 1221 में जो ख्वारिज़म शाह की मृत्यु हो जाती है, तब जो है जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए जो है आपके मंगोल शासक तैमूर तो 1398 में आया, ठीक,
चंगेज खान जो है वो 1221 में आता है भारत आक्रमण करने के लिए ख्वारिज़म शाह का पीछा करते हुए। तो मैंने कहा ना चंगेज खां 1200 कुछ में, तो इतना तो मुझे पता था, तभी मैंने ये सिस्टम बना पाया हूँ, ऐसे नहीं बनता है। तो याद करिए 1221 में आपका इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में चंगेज खां का आक्रमण हुआ और तैमूर का 1398 में, बहुत आगे। ठीक, तो समझिए बात को। चलो देखते हैं, ख़त्म होने वाला, टेंशन मत लो। अभी हम पहुँचे हैं कि ये क्वेश्चन, हाँ एक छूट गया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन था। किस मुस्लिम शासक ने के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति, तो भैया मोहम्मद गौरी पे है। ठीक, महमूद गजनबी ने सिक्के चलाए थे, एक तरफ अरबी एक तरफ कलमा, अरबी का कलमा एक तरफ संस्कृत का लेख, उसने चलाए थे, एक तरफ माँ लक्ष्मी की प्रतिमा और एक अरबी का कलमा। ओके, समझिए बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया, तो भैया कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा तुम संभालो हम जा रहे हैं, हम नहीं संभाल पाएंगे। जैसे आपके जो है मोदी साहब में कहते हैं योगी तुम संभालो यूपी, ठीक, यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम यहाँ जागीरदारी दो, तुम जो है बख्तियार खिलजी उधर जाओ, बिहार उड़ीसा जाओ, तुम जो है एलदोज यहाँ संभालो, इस तरह से उसने बांट दिया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को ज़्यादा मानता तो दिल्ली उसे दे दिया, लेकिन दिल्ली में कभी बैठा नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक, ये बैठे रहे लाहौर में। बात करेंगे अगली वीडियो में। एक ही में सब पढ़ लोगे का, एक ही में नहीं सब पढ़ा जाता भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो पाओगे आरो, ऐसे नहीं होता है सिस्टम। गौरी की वीडियो ये सब पढ़ लेना। चलो, मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो वही है बख्तियार खिलजी। मिल जाता, बहुत पीटते, सारी किताब जला के चला गया। चलो कोई नहीं। और कब किया था इसने बंगाल बिहार पर आक्रमण, 1198 से 1203 के बीच में। ठीक, लक्ष्मण सेन को भी भगा दिया था, वो भी बेचारे भाग गए थे। बाद में सेना एकत्रित करके इन्होंने अपना राजपाट ले लिया था। वैसे कहानी पूरी जब जाएंगे हिस्ट्री वाली क्लास में मिल जाएगी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, कौन था बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, तो बख्तियार खिलजी जाता बिहार और बंगाल, बस इसमें क्या है, कुछ नहीं। चलो, नालंदा बिहार को विध्वंस किसने किया था, तो भैया बख्तियार खिलजी ने किया था, बस इसमें क्या है। चलो, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। ठीक, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो कौन सा इसमें कथन है, कौन सा है कारण। देखो, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए। तो ये हो गया आपका कथन और ये हो गया कारण। बस समझने की चीज़ें हैं, बस भैया होने वाला है, टेंशन ऐसे आरोप बन नहीं सकते हैं आप जब तक डिटेल में आप पढ़ेंगे नहीं। डिटेल में पढ़िए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, तो चीज़ें नहीं समझ में आती। अब इसमें कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिली। अभी आप ऐसे बस क्वेश्चन आंसर कर लेते तो मज़ा आता ना, मज़ा आता। जो छूटेगा वो भी बताएंगे। फिलहाल आर आपका कथन है और ए आपका कारण है। तो आर कथन गलत है कि नहीं, कथन सही है और कारण भी सही है, परंतु कारण आर कथन एक ही व्याख्या नहीं करता है। कारण आर कथन एक ही व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या करता है। हाँ, कारण हो गया ये, ठीक। तो ए इसमें हो जाएगा, क्योंकि देखो कारण है कि हाँ जो है राजनीतिक एकता नहीं थी, इसीलिए भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, तो ये तो कारण हो गया। और कथन आपका भारत पर तुर्की आक्रमण, ये हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। पीसीएस प्री में आया है, सोचिए आप पीसीएस लेवल का मटेरियल पढ़ रहे हैं, आर का है नहीं, निकलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक। और वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी है आपका, ठीक, घटना चक्र का सिस्टम पूरा यहाँ पर आपको दिया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा डिटेल में। आपको किताब लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप लोग, और ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, वीडियो अवेलेबल रहेगी और बढ़िया आप पढ़ सकते हैं, ठीक। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भैया, अनुनय विनय सबने निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलते हैं, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। ओके, तो धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।